हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एसएससी एग्ज़ाम्स के हमारे इस पॉइंटर डिस्कशन में जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एसएससी से रिलेटेड सभी जो आपके पॉइंटर्स होते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा था। अभी तक मैंने 3 पार्ट आपके साथ डिस्कस किए थे। ये आपका 4th पार्ट होगा जिसमें एक और एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई चीज़ों से रिलेटेड मैं उनको पॉइंटर के फॉर्म में आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करेंगे अपने इस पार्ट को। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एंशंट इंडियन हिस्ट्री से हम इसे स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा और अगर जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं लास्ट के पार्टों की तरह आपको उसको बताता रहूँगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट और उसके साथ साथ आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म को मैंने पॉइंटर के रूप में किस तरीके से लिया है। आपको पूछा गया था कि हड़प्पन जो सोशल सिस्टम था वो किस तरीके की वैल्यूज़ रखता था। तो वो रखता था फेयरली इगैलिटेरियन, यानी कि वहाँ पर जो फंडामेंटल यूज़ होता था वो होता था समानतावादी का, यानी कि सभी को क्या होते थे, आपके इक्वल राइट्स दिए जाते थे। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर सिस्टम में ऑलरेडी अपनाई जा चुकी थी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक फेयर इगैलिटेरियन सोसाइटी बोल सकते हैं हड़प्पन सोशल सिस्टम को। नेक्स्ट है आपका द विच रेड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। तो देखिए, पहले वैदिक एज पर आपका सिविलाइजेशन हो चुका था। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका कौन सा निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से वेद प्रोवाइड करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। जैसे कि आपको इस तरीके के वेदास से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनसे फैक्चुअल डिटेल आपकी पूछ ली जाती हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो ऋग्वेदा है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड। तो अगर वो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा दैट सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपको ऋग्वेदा की यहाँ से रिलेट बात करूँ कि मैं ऋग्वेदा से आपसे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखिए, ऋग्वेदा को पहला फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है, जिसके अंदर आपके कितने हैं, 128 हाइम्स हैं। 128 हाइम्स हैं जिससे आप 10 मंडल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसे भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है, जो कि एग्जाम में एक्चुअली पूछ लिया जाता है कि भाई ऋग्वेदा से रिलेटेड कुछ इस तरीके की जानकारी आपकी अलग अलग एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। नेक्स्ट है आपका वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो कि फेमस हुई पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम पे। तो देखिए, वो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रखती आई है हमेशा से, और क्वेश्चन भी हमेशा आपको उससे रिलेटेड बनते रहे हैं कि भाई किसने इसे बनवाया था और कहाँ से ये बिलोंग करती है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आपको देने की बात करूँ तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसे आप गुप्ता एम्परर के टाइम पर इसे बनवाया गया था। कौन थे वो थे आपके कुमार गुप्ता। तो याद रखेंगे, कुमार गुप्ता ने इसे बनवाया था, तो यही फेमस थी आपकी पोस्ट गुप्ता टाइम्स पे। तो ये हो गया आपका नालंदा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट है आपका बाणभट्टा वॉज दी कोर्ट पोइट ऑफ होम। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई बाणभट्टा किस के कोर्ट पोइट थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। या फिर देखिए, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के निम्नलिखित में से कौन से एक कवि रह चुके थे, कोर्ट कवि, ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, बाणभट्ट। अगर मैं आपसे बात करूं बाणभट्ट की या फिर हर्षवर्धन की, मैं चलिए आपसे हर्षवर्धन की बात करता हूं। तो 7th सेंचुरी में क्या किया जाता था, हर्षवर्धन के टाइम पर। बाणभट्टा की मैं आपको यहाँ पर डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7th सेंचुरी में संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, संस्कृत राइटर्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। अब अगर बाणभट्टा की बात करूँ तो प्रिंसिपली इनके कौन कौन से वर्क रह चुके हैं, हर्षचरिता है, और इसके साथ साथ आपका ये और भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी, तो ये आपका रिलेट करेगा हर्षवर्धन पीरियड से। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी इन ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। वो कौन थे, यानी कि पहला भारतीय राजा वो कौन था जिसने अरेबियन सी में, अरेबियन सी आपको पता है, अगर इंडिया का नक्शा आप समझते हैं तो इधर का जो आपका सी है ये इधर आपका गल्फ एरिया में, तो ये आपका क्या है, अरेबियन सी कहलाता है, ठीक है, अरेबियन कंट्री के कॉन्टिनेंट के बीच में आता है ये। और अगर मैं बोलूँ कि उस टाइम पर किसने यहाँ पर सुप्रीमेसी यानी कि अपनी एक बहुत बड़ी प्रख्यात हासिल करी थी, तो ये थे आपके राज राजा वन। नेक्स्ट है आपका मेडिवल इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे हमारे पॉइंटर्स। तो पहला है आपका मुगल पेंटिंग्स जो हुआ करती थी वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर किसके राजा, कौन सा वो राजा था जिसके राज्यकाल पर वो अपनी प्रमुख
ऊंचाइयों पर पहुंची थी। तो देखिए जहांगीर के टाइम पर जो मुगल पेंटिंग्स थी वो अपनी ज़ैनिथ पे यानी कि हाईएस्ट पीक पर पहुंची थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें जाना लगा था। तो ये था आपका कौन, जहांगीर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। आपको दिया गया है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो बंगाल में हुआ था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये किसने किया था, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो याद रखेंगे परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो कि किससे रिलेट करता है, आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया कौन रहे। तो देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट के सबको पता होगा आई गेस, अगर नहीं पता है तो ये कौन थे, आपके बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी तेज तर्रार व्यक्ति हुआ करते थे, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो इसीलिए आप इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह लेते। तो ये कौन थे, यही जनक थे किसके, आपके एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आप बोल रहे हैं कि भाई बाल गंगाधर तिलक के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु थे इनके कौन, इनके पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है दादा भाई नेहरू को। दादा भाई नेहरू को बोला जाता है पॉलिटिकल गुरु किसका, बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट आपका फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ मोस्ट ऑफ द अर्थ एक्टिव वॉल्केनोज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन विच ओशियन, तो पैसिफिक एशियन में सबसे ज़्यादा उपस्थित अर्थ पे एक्टिव वॉल्केनो है आपके पैसिफिक ओशियन में। अब देखिए अगर इससे रिलेटेड मैं बात करूं कि ये जो आपका पैसिफिक ओरिजिन है इसे आप क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आपकी ये सीरीज ऑफ वोल्केनोज फैली हुई है। अब यही है वो एरिया जो ऑब्वियसली जहां पर आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहां पर आपके अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर सुनामी वाला भी जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो याद रखेंगे अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है वो कौन से रीजन में है, पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड टू द राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज कॉज्ड बाय व्हाट। तो देखिए अर्थ का जो रोटेशन होता है वही कारण होता है जो हवा का डिफ्लेक्शन होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। अगर मैं नॉर्थन हेमिस्फेयर की बात करूं तो यहाँ पर जो बहाव का जो रीज़न है ये सीधे सीधे किसकी वजह से है, जो आपकी अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से। नेक्स्ट है दी सवाना फाइंड्स इट्स आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ। कौन सी कंडीशन में जो सवाना फाइंड है वो सबसे ज़्यादा आइडियल कंडीशन में होते हैं, हॉट ह्यूमिड होना चाहिए क्लाइमेट, और उसके साथ साथ जो सीजन्स होने चाहिए वो काफ़ी टाइम तक ड्राई होने चाहिए। तो ये होता है। और अगर मैं आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देने की बात करूँ तो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं उनकी कंडीशन एक्चुअली कुछ ऐसे ही क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये आपका सवाना फील किस करता है, हॉट ह्यूमिड होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा ड्राई सीजन उनका चलना चाहिए। द ग्रैंड कैनन इज लोकेटेड इन विच रिवर। तो देखिए अलग अलग के जो कैनन्स होते हैं वो आपके पूछ ले जाते हैं कि कौन सी रिवर पर वो बने हुए हैं। तो ये है आपका कोलोराडो रिवर पे। अब कोलोराडो रिवर की बात करूँ, ये आपका इन द स्टेट ऑफ एरिज़ोना में आता है, ठीक है। कहाँ पर है ये आपका, यूएसए में। तो याद रखेंगे ये है आपका एरिज़ोना में, और नदी का नाम क्या है, कोलोराडो रिवर। इंडियन ज्योग्राफी पर अब स्टार्ट करेंगे। फेमस है लेगून लेक इंडिया में कौन, चिल्का लेक आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं चिल्का लेक की बात करूं तो एक्चुअली में जो लेगून्स होते हैं वो क्या होता है, एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो कि सेपरेट होता है लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से बैरियर आइलैंड और रीफ्स के द्वारा। तो ये हो गया आपका चिल्का लेक जो कि फेमस है क्या, एक लेगून लेक भारत में। नेक्स्ट है 33.3% शुड बी द प्रपोर्शन फॉर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करते रहते हैं। तो पहले क्या था, 33% जो आपका रियल में आपको फॉरेस्ट कवर बना के रखना है वो 33.3% होना चाहिए अगर आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखना है। नेक्स्ट है आपका रोलिंग, ड्राइंग एंड विथरिंग किस चीज़ के पार्ट हैं। तो देखिए जो आपकी टी लीव्स की प्रोसेसिंग होती है उसमें ये तीनों प्रोसेस आपके यूज़ होते हैं, रोलिंग, फिर उन्हें ड्राई किया जाता है, फिर उन्हें विथर किया जाता है। तो याद रखेंगे ये किसका पार्ट है, टी लीव्स का। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई थी थर्मल पावर प्लांट्स है और उनकी लोकेशन है, तो याद रखना है इन्हें। जैसे आपका यहाँ पर है कालगांव, ये आपका कहाँ पर है, बिहार में है। फर्राका जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आपका रामागुंडम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। देन आपका गांधार कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आपके जो क्वेश्चंस और पॉइंटर्स बनते हैं उन्हें जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपका एक और आंसर हुआ। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडियन स्टेट यूटी। तो देखिए इस तरीके के सेंसस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश।
सो दिस वाज दी पार्ट जो कि आपका एसएससी एग्ज़ाम से पॉइंटर्स के रूप में मैंने आपको एक क्विक सेशन देने की कोशिश करी, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि भाई किस तरीके से आप जल्द से जल्द रिवीजन को तौर पे ले सकते हैं चीज़ों को। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेजेस को आप जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। ये आपके अपकमिंग बैचेस हैं, और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे हर एग्ज़ाम को एसएससी से रिलेटेड टारगेट करते हुए आपको वहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे। एसएससी वाईटी या फिर आप robin.bsr कोड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप और डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मंथली भी चीज़ों को आगे देख सकते हैं। तो मैं इस पार्ट में इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।